हाय गाइज। आज कक्षा 10th साइंस की जो क्लास है इसमें जो लेसन ले रहे हैं वो ले रहे हैं दूसरा। और दूसरा जो लेसन है इसका नाम जो है अम्ल, क्षार और लवण। मतलब अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को अम्ल की परिभाषा, क्षारक की परिभाषा देनी है और परिभाषा के साथ में इनके उदाहरण। और अगर मैं इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आपको देनी है इसकी परिभाषा। यह परिभाषा आपको याद रखना है, अम्ल की और क्षार दोनों की। परिभाषा के साथ में इनके उदाहरण। ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद अम्ल और क्षार के जो गुण होते हैं, गुण और प्रकार। हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे और टॉपिक हमें याद होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट है परिभाषा। परिभाषा किस आधार पर देनी है? सबसे पहले परिभाषा जो देनी है स्वाद के अनुसार देनी है। इसके बाद लिटमस पत्र के आधार पर और जलीय विलीन के साथ में, मतलब जल के साथ में अभिक्रिया। इसके गुण देने हैं अम्ल और क्षार के। तो रासायनिक गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। अगर अम्ल और क्षार के जो प्रकार है, यहां पर क्या है? प्रकार। ये अम्ल और क्षार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रबल और दूसरा जो है वो है दुर्बल। इसके अलावा आप लोगों को इसमें बताना है कि जो अम्ल है ये किस भाषा से लिया गया है। अम्ल शब्द जो है कौन सी भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है। ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए। जब तक ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, जब तक इनके आंसर हमें याद नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्रम से हम इनके आंसर देंगे तो हमें दिमाग में फिट होना चाहिए। सबसे पहले अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण ये पाठ का चैप्टर का नाम है, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे अम्ल। और इस अम्ल में सबसे पहले हम देंगे परिभाषा, फिर इसके उदाहरण, फिर इसके भौतिक गुण, रासायनिक और भौतिक गुण, और इसके बाद प्रकार। प्रकार में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी के साथ में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि अम्ल जो है ये शब्द जो है कौन सी भाषा से लिया गया है। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। और पाठ जो है कक्षा 10 क्लास का दूसरा चैप्टर है और इस दूसरे चैप्टर में हम बात कर रहे थे अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अम्ल की अगर बात की जाए तो अम्ल को जो है हम बोलते हैं एसिड। एसिड बोलते हैं अंग्रेजी में। और ये जो अम्ल होता है इसको अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं। और ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा के जो शब्द है वो है एसिड्स। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है खट्टा। मतलब इसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। और इस खट्टे शब्द
को जो है अंग्रेजी में जो बोलते हैं सोअर, SOUR, सोअर। तो 3 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? एसिड। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया है। लैटिन जो शब्द है ये, और ये शब्द जो है वो है एसिड, और इसका जो अर्थ है वो है खट्टा। तो नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2, नंबर 3। अर्थात अम्ल जो होता है वो अंग्रेजी में इसको एसिड कहा जाता है, और अम्ल जो है एक शब्द है, और ये शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, और वो शब्द है एसिड, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है खट्टा। अगला जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो करते हैं अम्ल जो होता है, इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा। अगला जो टॉपिक है वो है इसके जो है भौतिक गुण। भौतिक गुण, इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुणों की। इसमें जो भौतिक गुण होते हैं वो, भौतिक अर्थ होता है सामान्य तौर पर अगर हम इसको चेक करके देखा या चेक करके देखा जाए तो ये स्वाद में जो होते हैं वो क्या होते हैं? खट्टा। ये इसका क्या है? भौतिक गुण है कि जब भी इसको चेक कर देखेंगे, और चखना उसी अमल को है जो विषैला ना हो, हानिकारक ना हो, ना ही ज्वलनशील हो। तो इसका भौतिक गुण फर्स्ट जो है वो है खट्टा, अर्थात ये स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लिटमस पत्र जो होता है, ये लिटमस पत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नीला और दूसरा होता है लाल। अगर ये कागज का टुकड़ा होता है लिटमस पत्र, और यदि अम्ल के जलीय विलयन में कोई अगर यहां पर एक पात्र ले और इस पात्र में अम्ल का जलीय विलयन अगर लिया जाए और इसके अंदर लिटमस पत्र को, दोनों लिटमस पत्र को अगर इसमें डुबो के देखा जाए तो जो नीला लिटमस पत्र होता है, नीला, ये कन्वर्ट होकर के लाल में हो जाएगा। अर्थात इसका भौतिक गुण दूसरा जो है वो है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला जो है इसका जो रासायनिक गुण है, रासायनिक गुण किसकी बात कर रहे हैं हम? अम्ल की। अम्ल का दूसरा जो है रासायनिक गुण होता है, और इस रासायनिक गुणों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लेंगे, हमें मालूम है कि तत्व जो होते हैं उनमें से धनात्मक जो तत्व होता है वो होता है धातु। इसके अलावा अगर इसमें कार्बोनेट मिला दिया जाए तो ये होता है धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। इसके अलावा अगर इसमें हाइड्रोजन मिला दिया जाए तो ये हो गया हाइड्रो कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट। अगर इन तीनों के साथ में इस अम्ल की अभिक्रिया की जाए, अर्थात अगर इसमें जो रासायनिक गुण है उसको हम कैसे देखेंगे कि अम्ल की अगर अभिक्रिया करवाई जाए, अभिक्रिया किसके साथ में? रासायनिक पदार्थों के साथ में। तो ये तीनों के तीनों क्या है? रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ। और इन रासायनिक पदार्थों के साथ जब भी कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2 हाइड्रोजन का क्या करेगा? निष्कासन। और इसी प्रकार धातु कार्बोनेट के साथ में अगर अम्ल अभिक्रिया करता है तो किसका निष्कासन करेगा? कार्बोनेट का। और इसी प्रकार से हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। कार्बोनेट में यहां पर लेंगे हम CO2, CO2 गैस का क्या करेगा? ये निष्कासन करेगा यहां पे, ठीक है। तो इन दोनों के साथ में
धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाए तो CO2 गैस का निष्कासन होगा, और धातु के साथ अगर अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाए तो H2 मतलब हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निष्कासन। इन ये जो रासायनिक अभिक्रिया है तीनों, ये जो है वो इसका क्या है, रासायनिक गुण, कि अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा वो H2 गैस का निष्कासन करेगा। निष्कासन का अर्थ होता है कि धातु को जो है बाहर की ओर, या इसके साथ अभिक्रिया होगी धातु के साथ, तो इसमें जो उत्पाद होगा वो H2 होगा। और इसके अलावा धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होगा, निष्कासन होगा। आया समझ में? अगला टॉपिक है, हम बात करेंगे कि इसके जो स्रोत है, स्रोत का अर्थ होता है ये जो है कहां से प्राप्त होते हैं। प्राप्त अम्ल जो होते हैं वो भगवान द्वारा तो बने होते नहीं है कि डायरेक्टली आते हो, तो इसका कोई ना कोई एक स्रोत होगा, और वो स्रोत जो होता है वो दो हो सकते हैं, राइट। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा जो होता है वो इसको जो है साइंस बोलेंगे संश्लेषित का होता है मानव द्वारा या इसमें बोलेंगे वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित अम्ल। तो यहां पर बात करेंगे हम स्रोत की। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे फल होते हैं जिनके द्वारा हमें ये अम्ल प्राप्त होते हैं, खट्टे पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग हम मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों में भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत। और प्राकृतिक स्रोत में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि अधिकतर हम जो है मानव प्रवृत्ति के लोग हैं और अपने खाद्य पदार्थों में दही का प्रयोग करते हैं, और ये जो दही होता है वो दूध से प्राप्त होता है। तो अगर दही की बात की जाए तो इसमें एक अम्ल पाया जाता है, अर्थात अगर दूध, ये जो दही है वो दूध से प्राप्त होता है, और इस दूध को गर्म करके अगर इसमें अम्ल मिलाया जाए, लैक्टिक अम्ल जिसको बोलते हैं, तो ये पूरा दूध जो है कन्वर्ट हो जाता है दही में। तो इसमें जो अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल, जिसको हम जनरली हमेशा काम में लेते हैं, तो ये है लैक्टिक अम्ल। तो प्राकृतिक स्रोत जो है इसका क्या है, दूध है, दूध से हमें दही प्राप्त होता है, और दही में जो अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल, राइट। पहला हो गया, पहला प्राकृतिक स्रोत दूध है। दूसरा अगर स्रोत की बात की जाए तो हम लेंगे यहां पे नींबू, और नींबू में जो है वो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, और इस साइट्रिक अम्ल को हम सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। जो नींबू होता है जिसको काट करके हम उपयोग में लेते हैं, डायरेक्टली खाते भी हैं, सर्दियों में इसको काली मिर्च मिला करके इसको गर्म करके फिर लिया जाता है, और गर्मियों में तो मालूम है शरबत बनाई जाती है। तीसरा जो प्राकृतिक स्रोत हम लेंगे यहाँ पे वो लेंगे इमली या अंगूर। इन दोनों में टार्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो नंबर 3 पर है इमली और अंगूर, ये खाद्य पदार्थ है और इसमें टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है सिरका, और इस सिरके में जो है नंबर 4 है, ये सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल।
एसिटिक अम्ल, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट पांचवा की अगर बात की जाए तो टमाटर, सब्जियों में बहुत यूज करते हैं इसको, और इसमें एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल। इसके बाद लगभग आपको 5 याद रखना है। अब बात करेंगे नेक्स्ट अगला टॉपिक, और अगला जो टॉपिक है वो होगा अम्ल, संश्लेषित अम्ल की बात करेंगे। संश्लेषित, और ये संश्लेषित जो अम्ल होते हैं वो होता है पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो होता है परबल। और ये परबल जो शब्द है इसके अलावा एक दुर्बल आता है, ये होते हैं अम्ल के प्रकार, राइट। दूसरे नंबर पर आता है यहां पर HNO3, ये एक है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ये 5 हमें याद होना चाहिए। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और एक है HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। चौथा नंबर पर आता है H2SO4, और पांचवा जो है वो आता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। ये जो है अम्ल संश्लेषित अम्ल होते हैं, मानव द्वारा निर्मित अम्ल होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे प्रबल होता है, और इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेंगे। ये जो है एसिटिक अम्ल होता है, और ये एसिटिक अम्ल जो होता है वो सबसे दुर्बल होता है। दुर्बल अगर पूछा जाए एक, तो परवल के बारे में आप बताओगे HCl, और अगर 2 नंबर पे पूछा जाए तो बताना आपको H2SO4। 3 पर पूछा जाए तो आपको बताना है HNO3। इसी प्रकार से दुर्बल की अगर बात की जाए तो वह है CH3COOH और HCl। ठीक है, क्रम थोड़ा सा अलग है। तो इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल के जो प्रकार है, अम्लों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, H+ आयन के आधार पर। और यहां पर है फर्स्ट है परबल अम्ल। दूसरा जो होता है वो होता है दुर्बल अम्ल। सिंपल सी परिभाषा इसकी, जिसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं? परबल कहलाते हैं। इसका जो उदाहरण है पहले बता दिया मैंने, HCl होता है HCl, और दूसरा जो होता है वो H2SO4। दुर्बल की अगर बात की जाए तो HCN, इसमें पहले लेंगे CH3COOH और HCN। ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट बता रहा हूं क्योंकि चैप्टर हो नहीं पाएगा। तो ये चैप्टर जो है 3 टुकड़ों में कंप्लीट करेंगे। अगला जो है हम बात करेंगे अम्ल के प्रकार। हमने अभी बताया प्रबल, दूसरा बताया हमने दुर्बल, और इसी प्रकार से 2 अम्ल और होते हैं। इस प्रकार से अम्लों की संख्या यहां पर 4 हो गई। इसमें है नंबर 3 पर आता है सांद्र अम्ल, और चौथे नंबर पर आता है तनु अम्ल। तो अम्ल के प्रकार कितने हो गए? 4।
जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता अधिक पाई जाती है, जिसमें H प्लस आयन की सांद्रता कम पाई जाती है। शांत का अर्थ होता है बिल्कुल शुद्ध, जिसमें किसी प्रकार की जल की कोई मिलावट नहीं होती है। इसके अलावा तनु, जिसमें कुछ मात्रा में जल मिला दिया जाता है, अर्थात इसकी सांद्रता को कम कर दिया जाता है, इसके गुणों को कम कर दिया जाता है। इसके बाद लेते हैं हम यहाँ पे अगर क्षारक या क्षार, इसको ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि इसके जो गुण होते हैं वो अम्ल से बिल्कुल क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्षारक जो है स्वाद में कड़वे होते हैं, राइट, जबकि अम्ल जो होते हैं वो मीठे होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये कड़वे होते हैं। अम्ल की अगर बात की जाए तो इसमें H प्लस आयन देते हैं जलीय विलीन के साथ में, और जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलीन के साथ में OH माइनस आयन देते हैं। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब इसके उदाहरण की बात करेंगे। इसके उदाहरण जो है, फर्स्ट जो आता है KOH, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो है वो लेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये, OH2 होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, और ये जो है मोस्ट होता है, अधिकतर इसको पूछते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका जो रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो है उपयोग जो है वो क्या होता है। इसका जो उपयोग होता है वो है एंटासिड के रूप में, मतलब कि उदर मतलब पेट के अंदर अगर अम्लीयता का मान, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इस कारण से उदर में दर्द होता है, और इसके निवारण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है, राइट। इसके अलावा एक और होता है NH4OH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, सूचक। सूचक क्या होता है? सूचक अभी जो हमने पढ़ा अम्ल के बारे में, और दूसरा पढ़ा हमने क्षार के बारे में। सूचक कुछ पदार्थ होते हैं, और इन पदार्थों के माध्यम से किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का पता लगाया जाता है। मतलब ये क्या करता है, संकेत देता है, संकेत, जिसके माध्यम से अगर कोई पदार्थ है और ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इसका पता लगाने के लिए हम सूचकों का प्रयोग करते हैं। और ये सूचक जो है एक प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं, परिभाषा दोगे तो क्या दोगे, सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा किसी पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का पता लगाया जाता है। परिभाषा याद हुई? एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं कि जो सूचक होते हैं या सूचकांक होते हैं, सूचकांक ये एक पदार्थ होते हैं, और इसके माध्यम से किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। अब बात करेंगे जो सूचक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार, पहला जो प्रकार बात करेंगे यहां पे ये है प्राकृतिक। दूसरा यहां पर लेंगे
संश्लेषित। तो यहां पर प्राकृतिक स्रोत की अगर बात की जाए तो पहला आता है हल्दी। हल्दी आम तरीके से हम इसको देखते हैं, घरों में काम में ली जाती है, ये खाना वगैरह जो पकाते हैं। अगर इसके साथ अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाए तो हल्दी का रंग जो है वो लाल हो जाता है, राइट। इसके अलावा गुड़हल के जो पुष्प होते हैं इसका प्रयोग भी करते हैं, हल्दी और गुड़हल के पुष्प। और नंबर 3 पर है लाल पत्ता गोभी, राइट। तो प्राकृतिक जो सूचक होते हैं वो हल्दी है। इसके अलावा जो है वो है गुड़हल के पुष्प और लाल पत्ता गोभी। नेक्स्ट है संश्लेषित सूचक। और ये संश्लेषित जो सूचक होते हैं ये 2 है, और अधिकतर ये मोस्टली है पूछते हैं एग्जाम में। तो यहां पर आएगा फिनोल्फेथैलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फेथैलीन और मेथिल ऑरेंज, इसको बार बार लिख करके याद करना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है गंधीय सूचक। फर्स्ट क्या होता है मैंने प्राकृतिक सूचक, सेकंड क्या बताया मैंने संश्लेषित, तीसरा क्या है गंधीय सूचक। बात करेंगे गंधीय सूचक की। गंधीय सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, और परिवर्तित होने के बाद हम इसके द्वारा अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। इसका जो उदाहरण लिया जाए तो यहां पर आएगा फर्स्ट बारीक कटा हुआ प्याज, या यहां पर लेंगे सेकंड लौंग का तेल। तो गंधीय सूचक क्या है, एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, और जिसके द्वारा अम्ल और क्षार का क्या करते हैं पता लगाते हैं। इसका उदाहरण है पहला फर्स्ट लौंग का तेल, लौंग, और इसके अलावा जो है बारीक कटा प्याज, राइट। नेक्स्ट है अगला, चौथा यहीं पर लेते हैं। चौथा ये है पीएच स्केल। पीएच स्केल मोस्टली है हाय गाइस, आगे के चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल की। और पीएच स्केल जो होता है वो मोस्ट क्वेश्चन है, और इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम के साथ में। सबसे पहले हम क्या लेंगे पीएच स्केल। यहां पर लिखेंगे H+, यहां पर लिखेंगे OH- आयन। इसका मान लिखेंगे यहाँ पे 0 से लेकर के 14 तक होता है। बी सेंटर में 7 लिखेंगे। यहां पर इसको पीएच को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, पीएच का मान बढ़ते क्रम में, यहां पर तीर का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से एक और तीर का निशान लगाएंगे, और यहां पर लिखेंगे OH- आयन की सांद्रता बढ़ते क्रम में। इसके जस्ट ऊपर एक फिर तीर का निशान लगाएंगे, और यहां पर लिखेंगे H+ आयन की सांद्रता बढ़ते क्रम में। तीर का निशान यहां पर देखो। H+ आयन की अगर बात की जाए तो ये इस साइड में है, मतलब इधर की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर देखो डायग्राम बढ़ रहा है, जबकि
यहाँ पर OH आयन की सांद्रता जो है वो बढ़ती है, तो मतलब OH आयन की सांद्रता अगर बढ़ेगी तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, घटती है। लेकिन यहाँ पर pH का मान यदि बढ़ता है तो OH- आयन की सांद्रता भी बढ़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्षार, और इस साइड में क्या होंगे, आम्ल, और यहाँ बीच सेंटर में क्या होगा, उदासीन। क्या होगा, उदासीन। अर्थात अगर पीएच की बात की जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, पी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। यहाँ पर आया इसका आंसर जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका और इस शब्द की अगर बात की जाए तो यह शब्द है कुशांश, कुशांश, और इस कुशांश का अर्थ होता है यहाँ पे अगर अर्थ तो वो होता है पावर, और हिंदी में अगर लिखेंगे हिंदी में तो यहाँ पर आएगा शक्ति। तो आया समझ में कि पीएच स्केल एक प्रकार का क्या होता है, पैमाना होता है, और पीएच स्केल में पी शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका जो शब्द है वो है कुशांश, कुशांश, और इसका अर्थ होता है पावर, हिंदी में बोलेंगे तो शक्ति। अगर इसकी परिभाषा दे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें परिभाषा, परिभाषा में क्या देंगे हम इसमें यहाँ पे कि पीएच स्केल एक पैमाना होता है जिसके द्वारा किसी पदार्थ की, कौन से पदार्थ की, जलीय विलयन, जलीय विलयन, इस जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, और ज्ञात करने के बाद उस पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का पता लगाया जाता है। तो पीएच स्केल एक पैमाना होता है जिसके द्वारा किसी जलीय विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करके उसकी अम्लता और क्षारीयता का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पीएच स्केल। एक बार दोबारा से रिवाइज करता हूं, पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना होता है, पैमाना होता है जिसके द्वारा किसी जलीय विलयन में, जलीय विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करके उसकी अम्लता और क्षारीयता का पता लगाया जाता है। इसका डायग्राम यह है, इसका जो मान होता है वो 0 से 14 तक होता है, और 7 पर क्या होता है, उदासीन। अब इसके बाद है कि पीएच स्केल के द्वारा अगर कोई पदार्थ है और ये जलीय विलयन है तो इसके द्वारा, पीएच स्केल के द्वारा इस पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का पता किस प्रकार लगाया जाता है। तो यह डायग्राम में शो कर रखा है, यहाँ पे बता रखा है यहाँ पे कि अगर पीएच का मान बढ़ता है तो OH- आयन की सांद्रता बढ़ेगी, और ऐसा पदार्थ क्या होगा, क्षार। और इसी प्रकार से यदि H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच का मान घटता है, और पीएच का मान यदि घटता है तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, और ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अम्ल। राइट, नेक्स्ट। और यदि और थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट के द्वारा समझाता हूं मैं कि अगर यहाँ पर पीएच का मान ले, पीएच, यहाँ पर पीएच का मान ले 0 से लेकर के 7, और दूसरा मान ले 7, और एक ले यहाँ पे 7 से 14 तक, तो ऐसे पदार्थ जो है वो क्या होंगे, मतलब पीएच के आधार पर पदार्थ की प्रकृति कि वो अम्ल होंगे या क्षार होंगे। अगर जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है तो ऐसे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं, और अगर 7 होता है तो उसको बोलते हैं उदासीन, और अगर 7 और 14 के बीच होता है तो उसको बोलते हैं क्षार या क्षार। राइट, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, टेबल के आधार पर इसको आसानी से समझ सकते हैं हम। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है कल तक आपके पास में जरूर आएगी, तो इसको हम पार्ट
फर्स्ट लेते हैं भाग फर्स्ट, और सेकंड जो पार्ट है ये कल वापस से बनाई जाएगी, तो इसको जरूर देखना है। और थैंक यू।